हम लोग बात कर रहे थे कल अनुच्छेद 21 पे और मेनका गांधी की बात हो रही थी और बात आई थी कि मेनका गांधी में बात यह आई कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे आप व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता इसको सीमित कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इसको अनुच्छेद 14 के मुताबिक निष्पक्ष, युक्तिसंगत और न्यायपूर्ण ये होना ही होगा, क्योंकि कोई प्रोसीजर यदि कानून का प्रोसीजर माना जाए तो जस्टिस भगवती के शब्दों में हिस्टोरिकली और फिलोसफिकली उस प्रोसीजर में इस प्रकार के गुण होने ही चाहिए। और एके गोपालन में जो तर्क दिए गए थे तीन प्रमुख, कि कोई कानून और उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के मुताबिक व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता का हनन करने के लिए अधिकृत कर दे, इसके लिए जरूरी है कि उस कानून में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ये शामिल होने चाहिए और उस विधि को यदि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं का भी वो हनन कर रही हो तो उस विधि को अनुच्छेद 19 के मुताबिक भी संवैधानिक होना चाहिए। और तीसरी बात जो कही गई थी कि अमेरिका में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो भले ही हिंदुस्तान में अनुच्छेद 21 में ड्यू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन अभिप्राय जो आशय है विधायिका का वो यही है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, यही उसका मतलब है। ये बात मेनका गांधी में स्वीकार हुई, एके गोपालन में स्वीकार नहीं हुई, लेकिन मेनका गांधी में स्वीकार हो गई। तो मेनका गांधी के बारे में कल भी हमने कहा कि वो सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इसकी व्याख्या करने वाली अथॉरिटी है। हाँ, ये ठीक है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इसकी व्याख्या करते समय माननीय न्यायमूर्ति गणों ने यह स्वीकार किया कि प्राण की स्वतंत्रता इसका मतलब सिर्फ जीवित रहने से नहीं हो सकता, यानी भौतिक तौर पर जीवित रहने से प्राण की स्वतंत्रता का मतलब नहीं हो सकता, बल्कि जीवन की गुणवत्ता यह भी इसमें शामिल है। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे कई बार चर्चा की कि शब्द इसका अर्थ संदर्भ में निकलेगा, जो कॉन्टेक्स्ट होता है उस कॉन्टेक्स्ट में जब शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो वो कॉन्टेक्स्ट शब्द को अर्थ देता है। अदरवाइज शब्द का कोई यूनिवर्सल मीनिंग होता हो ऐसा नहीं होता। अगर हत्या जहां डिफाइन हो रही है वहां शब्द यह आ रहा कि यदि आप किसी की जिंदगी लेंगे तो आपको अमुक दंड से दंडित किया जाएगा, तो यहां जिंदगी का सीमित अर्थ लिया जाएगा और यहां जिंदगी का मतलब होगा कि जीवन भौतिक तौर पर जो कुछ समझा जाता है उसे अगर आप लेंगे किसी का तो आपको अमुक दंड से दंडित किया जाएगा। लेकिन जब आप आम जीवन में कहते हैं कि तुमने तो हमारी जिंदगी ही नरक कर दी, ठीक है, इस संदर्भ में जिंदगी का वो अर्थ नहीं है जो हत्या की डेफिनेशन में जिंदगी का अर्थ समझा जाएगा। यही शब्द माननीय न्यायमूर्ति गण ने प्रयोग किया कि अनुच्छेद 21 में जो प्राण की स्वतंत्रता ये शब्द आया है, ये जीवन की गुणवत्ता और जीवन का भौतिक अस्तित्व
दोनों को मिलाकर जो दशा बनती है उसको अभिव्यक्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग फ्रेमर्स ने किया है। यहां भौतिक तौर पर जीवन जिसको समझा जाता है, सिर्फ उस जीवन के अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। अर्थात यहां जिंदगी का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि व्यक्ति की गरिमा के साथ जिंदा रहना, यह अभिप्रेत है इस संदर्भ में। ठीक है, तो अगर आप सामान्य जीवन का एक सिद्धांत समझ लें कि शब्द हमेशा संदर्भ में अर्थ ग्रहण करेगा। ठीक है, हमने आपको कई बार उदाहरण दिया है कि अगर मंदिर में बैठकर आप राम राम कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि यहां राम शब्द का अर्थ आपकी आध्यात्मिक उन्नति को सुनिश्चित करने वाला, ठीक है, शब्द इस रूप में है। और किसी से मिलकर आपने राम राम कहा, इस संदर्भ में राम राम का अर्थ वो नहीं है जो मंदिर में बैठकर राम राम का अर्थ था। इस संदर्भ में राम राम का अर्थ अभिवादन से लिया जाएगा। ऐसे ही आपने हे राम कहा तो कई बार तो आप करुणा इसको अभिव्यक्त करने के लिए, ठीक है, और कई बार अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए भी कि हे राम ऐसा हुआ। तो शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, यह संदर्भ से अर्थ ग्रहण करता है। माननीय न्यायमूर्तिगण का कहना है कि यहां जो प्राण की स्वतंत्रता, इस शब्द का उपयोग हुआ है, इस शब्द से जो अभिप्रेत है, इस शब्द से जो आशयित है, इस शब्द का जो अभिप्राय है, वो सिर्फ जीवन नहीं है। ठीक है, सिर्फ एनिमल एग्जिस्ट, ठीक है, पशुवत जीवन, यानी सिर्फ आपकी मृत्यु घटित नहीं की जाएगी विधि और उसकी स्थापित प्रक्रिया के बिना, ऐसा नहीं है। बल्कि यहां प्राण की स्वतंत्रता का मतलब है गरिमापूर्ण जीवन, अर्थात आपको आदमी के तौर पर, कहते ना, वो तो कुत्तों की जिंदगी जी रहे हैं, इसका मतलब जिंदगी तो कुत्ता भी जी रहा है और जिंदगी आदमी भी जी रहा है, बट देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन दीज टू लाइफ। तो यहां अनुच्छेद 21 जो कह रहा है प्राण की स्वतंत्रता, इसका मतलब आदमी के तौर पर जिंदा रहने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ प्राप्त करना व्यक्ति का प्राण की स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण से अधिकार है। और यदि आप उसे उस अधिकार से वंचित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो डाउट, but you must deprive that person from that thing with the procedure established by law। ठीक है, ये सही है कि प्राण की स्वतंत्रता, इसमें ऐसे सारे अधिकार शामिल हैं जो गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि प्राण की स्वतंत्रता अधिकार के तौर पर आपको प्राप्त, तो आप कुछ भी कर सकते हैं गरिमापूर्ण जीवन के लिए, ऐसा स्वतंत्रता का अर्थ होता ही नहीं। ठीक है, कल हमने कहा था कि स्वतंत्रता, इस शब्द का अर्थ क्या है, तो हमने कहा था कि स्वतंत्रता हर उस अच्छे काम को करने की शक्ति आपको देती है जिसे आप अपने विवेक के, अपने आत्मज्ञान के प्रकाश में किया जाना ठीक मानते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करते समय आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप ये अनुभव करें कि दूसरों को भी इसी प्रकार की स्वतंत्रता है। अर्थात स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं हो सकती,
आपका आत्मज्ञान आपको यह भी बताएगा कि ठीक है, आपकी बेहतरी के लिए, ठीक है, यह किया जाना ठीक है और इसलिए आप उसे करने की शक्ति रखेंगे। लेकिन आपका आत्मज्ञान यह भी बताएगा कि दूसरों को भी अपनी उन्नति का प्रयत्न करने की स्वतंत्रता है, इसलिए उनके अधिकारों का ध्यान रखते हुए, ठीक है, यानी दूसरे के प्रति जो आपके दायित्व और कर्तव्य हो सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी बेहतरी के लिए बिना किसी से अनुमति प्राप्त किए जो कुछ आप ठीक समझते हैं वो सब करने का अधिकार जब होता है तो इस अधिकार का नाम स्वतंत्रता है। इसी अधिकार को आप स्वतंत्रता कहते हैं। अगर स्वतंत्रता नामक अधिकार को डिफाइन करने की बात आ जाए तो इसे इसी रूप में डिफाइन किया जा सकता है। अब हर व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का ध्यान नहीं रखेगा, इसी के लिए राज्य की भूमिका थी और इसीलिए कहा जाता है कि अगर राज्य कानून बनाकर आपकी प्राण की स्वतंत्रता को सीमित करता है तो कर सकता है और वो युक्ति संगत निर्बंधन माना जाएगा। अगर आप स्वयं सब कुछ कर सको, स्वयं ठीक से जी सको, तो फिर कानून की कोई जरूरत है ही नहीं। हमने पहले भी कहा कि संत पुरुषों को कानून की कोई जरूरत नहीं है और हम लगातार बोलते हैं कि जिस समाज में कानून हो उस समाज को अच्छा समाज मानने की कोई जरूरत नहीं। वो समाज अच्छा समाज हो ही नहीं सकता जिसमें कानून हो। कानून की जरूरत क्या है? कानून की जरूरत तो तब है जब लोग ठीक से आचरण नहीं कर रहे, जैसे उन्हें करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे। तो प्राण की स्वतंत्रता नो डाउट आपको अधिकार देती है कि गरिमापूर्ण जीवन इसे जीने के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब कुछ आप अधिकार के नाते कर सकें। लेकिन अनुच्छेद 21 स्टेट को यह हक भी देता है कि वो आपकी इस प्राण की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। लेकिन एक प्रतिबंध स्टेट पर भी अधिरोपित हो रहा है कि वो अगर आपकी प्राण की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहता है तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इसी से कर सकता है। और स्वयं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये कैसा होना चाहिए, इसी की व्याख्या मेनका गांधी में हुई है। और मेनका गांधी में कहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ उस प्रोसीजर को माना ही नहीं जा सकता जो अनुच्छेद 14 का वायलेशन कर रहा है, जो नेचुरल जस्टिस को अपने में शामिल नहीं कर रहा, उसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इस श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। और अगर आपके प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से अनुच्छेद 19 में वर्णित किसी स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो 19(2) से लेकर 6 तक जो प्रतिबंध के शीर्षक हैं उनको भी उस विधि और उसकी प्रक्रिया को संतुष्ट करना चाहिए, यही तो कह रहे हैं। तो एक चीज बड़ी सीधी निकल आती है कि प्राण की स्वतंत्रता इसमें सिर्फ जीवन शामिल नहीं है, सिर्फ जीवन का भौतिक अस्तित्व ये शामिल नहीं है, बल्कि गुणवत्ता युक्त जीवन ये शामिल है, आदमी के तरह जिंदगी ये शामिल है। बहुत समय नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर को जब राज्य का दर्जा खत्म किया, 370 हटाई है, तब 5G इंटरनेट बंद कर दिया। क्योंकि हमने पहले भी कहा कि तलवार खुद में बुरी नहीं है, किसके हाथ में है इससे तय होगा कि तलवार बुरी है या अच्छी। तलवार तो न्यूट्रल है, तो 5G इंटरनेट ये तो न्यूट्रल चीज है, संसाधन न्यूट्रल है,
संसाधन किसके द्वारा उपयोग हो रहे हैं इस पर बात आएगी, और किस लिए उपयोग हो रहे हैं। हम भी 5G इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आपको बोलने से पहले सब कुछ जानते हुए भी एक बार कंफर्म कर लेना हम अपना दायित्व समझते हैं। जब हमने बोलना शुरू किया कि मेनका गांधी उस खानदान की बहू है, तो एक बार हमने सोचा कि कंफर्म तो कर ही लिया जाए, ठीक है। तो जैसे इंटरनेट पर डाला विकिपीडिया तो तुरंत लिख के आ गया कि जी हां ये उसी खानदान की बहू हैं, और 1978 में इनका पासपोर्ट, पूरी बात उसने लिखकर दे दी, ठीक है ना। तो 5G इंटरनेट का यह भी उपयोग है, और 5G इंटरनेट का यह भी उपयोग है कि आप अफवाहें कि संविधान बदल सकता है, ठीक है, इस ढंग की अफवाहें उड़ाएं, यह भी उपयोग है उसका। जो कि कानून के विद्यार्थी होने के नाते कम से कम आपको तो यह मालूम ही है कि संविधान बदल नहीं सकता, इस अफवाहों को उड़ाने के लिए भी, ठीक है, इंटरनेट का उपयोग हो सकता है। कौन इंटरनेट का उपयोग करेगा, सारी चीज इस पर निर्भर है, ठीक है। लेकिन इंटरनेट आज गुणवत्ता युक्त जीवन की विशेषता है। तो 370 जिस समय खत्म किए तो अफवाहें न उड़े, इसके लिए 5G इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ निरंकुश नहीं हो सकता, युक्ति संगत और निष्पक्ष ये होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चुनौती मिली, हालांकि वो चुनौती फेल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि नहीं, अभी कम से कम वहां 5G रिस्टोर करने की स्थिति नहीं आई है। गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे ही आएगी हम खुद रिस्टोर कर देंगे, आगे उन्होंने रिस्टोर कर भी दिया। लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं इस उदाहरण से कि गुणवत्ता युक्त जीवन जीने के लिए जो कुछ जरूरी है, जो कुछ जरूरी है, और उसकी कोई लिस्ट नहीं बताई जा सकती कि क्या जरूरी है, क्योंकि अगर पूरा पाषाण काल चल रहा होता तो पत्थर के औजार जरूरी थे, और जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे अन्य चीजें जरूरी मानी जाएंगी। तो एक मोटी बात कही जा सकती है ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के तौर पर कि वॉट एवर इज नीडेड फॉर द डिग्निटीफुल लाइफ, all that is covered by आर्टिकल 21। और अगर आप उससे, आप मीनिंग देयर बाय स्टेट, अगर स्टेट उन चीजों से किसी को वंचित करना चाहता है, व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह, तो स्टेट ऐसा कर सकता है, बट स्टेट में डू दैट by the procedure established by law, meaning thereby there must be a law and there must be a procedure of law, और वो प्रोसीजर ऑफ लॉ अनुच्छेद 14, और यदि आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 19 की आवश्यकताओं को भी उसे संतुष्ट करना चाहिए। इसी प्रकार किया जा सकता है। और ये बात सबसे पहले कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे प्राण की स्वतंत्रता को हनन किया जा सकता है उसका। लेकिन प्राण की स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ जीवन नहीं बल्कि गुणवत्ता युक्त जीवन है। ये अमेरिकन केस मन वर्सेस इलियंस, उसमें फील्ड जज ने कहा था, ये वहां से उठाया गया स्टेटमेंट है। और हिंदुस्तान में जस्टिस भगवती ने मेनका गांधी में यह बात कही, लेकिन मुख्य बिंदु मेनका गांधी में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इसकी व्याख्या था, न कि प्राण की स्वतंत्रता इस शब्द की व्याख्या। हालांकि कहा कि प्राण की स्वतंत्रता का मतलब यह है, लेकिन मुख्य इशू, मेन इशू ये नहीं था। मेन इशू इस विषय पर फ्रांसिस कोरेली, ठीक है, वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन शायद, या यूनियन ऑफ इंडिया, जो भी हो, हर किताब में एक मुकदमा दिया। इसमें पहली बार यह इशू मुख्य रूप से न्यायालय के विचार हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया, और इसमें जस्टिस भगवती ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कहा
कि जो बेयर नेसेसिटीज हैं आदमी की, यानी रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग, ठीक है, जीवन की स्वतंत्रता इससे कुछ ज्यादा मतलब रखती है। प्राण की स्वतंत्रता, इसमें शिक्षा का अधिकार, फेलो ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो अन्य सह प्राणी हैं, अन्य मानव सह प्राणी हैं, उनके साथ मिलने जुलने की स्वतंत्रता, ठीक है, अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता, ठीक है, आदि आदि, ये सारी चीजें प्राण की स्वतंत्रता में शामिल है, ठीक है। और स्वतंत्रता एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। स्वतंत्रता हम लेकर आए हैं, किसी ने हमें दी नहीं, ठीक है। उस पर प्रतिबंध हो सकते हैं, जिस प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग ठीक ना समझा जाए उसे रोका जा सकता है, लेकिन दिया नहीं जाएगा, वो तो है, वो तो ऑलरेडी है, उसे दिया नहीं जाता, ठीक है। तो बात को कॉन्सेप्चुअली जब आप समझ लेते हैं तो बातें बड़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ प्राण की स्वतंत्रता, इसमें जीवन की स्वतंत्रता शामिल है। पहली बार आधिकारिक तौर पर फ्रांसिस कोरली में यह बात आई, और इसके बाद लगातार पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये काहे पर है? मृत्युदंड नहीं, सॉरी, आत्महत्या व्यक्ति कर सकता है या नहीं, ठीक है, व्यक्ति को जीने के अधिकार में मरने का अधिकार यह है या नहीं। तो पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसकी चर्चा यहां पर जो की जाएगी वो सिर्फ इसलिए कि पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राण की स्वतंत्रता में अपनी परंपरा, ठीक है, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत, इसके साथ जीने का अधिकार शामिल है, ठीक है। हम अपनी परंपरा, संस्कृति और विरासत, उसके साथ जीने का अधिकार ये रखते हैं, क्योंकि इसी से एक गरिमापूर्ण जीवन मेरे लिए सुनिश्चित हो सकता है। हमारे लिए डिग्निटीफुल लाइफ का मतलब अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, उसके मुताबिक जीना है। और संस्कृति का मतलब, जब हमने कोहलर पर बात की थी जूरिस्प्रूडेंस में, तब हमने बताया था कि संस्कृति का अर्थ होता है जीवन की ऐसी प्रणाली जिसे युगों युगों से हमारे पूर्वजों ने जीवन की एक बेहतर प्रणाली के तौर पर जाना है, विकसित किया है, ठीक है। जीवन की वो प्रणाली संस्कृति कहलाती है, ठीक है। और जीवन जीने का ढंग लंबे समय से परंपरा कहलाता है, और परंपराएं, रूढ़ियां मिलकर संस्कृति बना देती हैं, ठीक है। कम्युलेटिव फॉर्म में उन्हें कल्चर ये कहा जाता है, और उसके मुताबिक वो थाती जब हमारे पास होती तो उन सारी परंपराओं के सम्मिलित स्वरूप को संस्कृति कहते हैं, और उस संस्कृति के मुताबिक जीने के हक को विरासत यह कहा जाता है। तो पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा कि प्राण की स्वतंत्रता में यह भी शामिल है। आपका शांतिलाल, ठीक है, बिल्डर्स, इनकी चर्चा कल हमने की थी, ठीक है। उसमें कोर्ट ने यह कहा कि आपका जो मनुष्य का आश्रय पाने का अधिकार है, ठीक है, प्राण की स्वतंत्रता में रोटी कपड़ा और मकान ये तो ही है, यानी इस आश्रय पाने का अधिकार, राइट टू शेल्टर, यह है। लेकिन शेल्टर किस ढंग का, जैसा जानवर को देते हैं,
तो उन्होंने कहा नहीं, रीजनेबल अकोमोडेशन, डिसेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन इसी से शामिल, इसी से संभव है। आप ये नहीं कर सकते कि हम इंडस्ट्री रन करेंगे और दूसरों के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर देंगे जिसमें जिंदा तो रहेंगे लेकिन विभिन्न बीमारियों के साथ। ठीक है, तो बीमार जीवन को गरिमापूर्ण जीवन नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने कहा ये जो संदर्भ है अनुच्छेद 21 का, यहां जिंदगी का अर्थ सिर्फ जिंदगी नहीं है, ठीक है, क्वालिटीफुल लाइफ, ये यहां पर अर्थ है और संदर्भ से हमेशा अर्थ लिया जाएगा। इवन डीबीएम पटनायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में तो यह भी कहा कि जो कैदी है उसकी एक स्वतंत्रता को आपने सीमित किया है, उसकी शेष स्वतंत्रताएं जो प्राण की स्वतंत्रता के नाते उसमें हो सकती हैं वो सब उसके पास है। आप उसे सोचने से नहीं रोक सकते, आप उसे लिखने से नहीं रोक सकते, आप उसे इंटरव्यू देने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते मीनिंग देर भाई, रोक सकते हैं लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वैसा होना चाहिए जैसा मेनका गांधी ने बताया। और अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है या है किंतु उस श्रेणी का नहीं है तो नहीं रोक सकते आप, तो नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने सिर्फ उसकी एक स्वतंत्रता को सीमित किया है जो प्राण की स्वतंत्रता में शामिल हो सकती है। और प्राण की स्वतंत्रता ये बंच ऑफ राइट्स है, ये अधिकारों का समूह है, और ऐसे अधिकार जिन्हें गिनाया नहीं जा सकता, जिनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जितने भी गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है सब, बस केवल इतना ही शब्द प्रयोग किया जा सकता है और कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो उनका डीबीएम पटनायक में आप कैदियों के अन्य किसी अधिकार का हनन नहीं करेंगे, लेकिन यह भी कहा कि कैदी भी ऐसी मांग नहीं करेंगे। उसमें हुआ क्या था, जेल में लाइव वायर लगाया जा रहा था चार दीवारी पे, कैदियों को कहना था यह हमारी स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध है, क्योंकि एक तो हमें चार दीवारी में बंद कर दिया, फिर लाइव वायर लगा रहे हैं, तो लाइव वायर नहीं लगेगा। तो कोर्ट ने कहा कि आपको चार दीवारी कूदने की स्वतंत्रता तो नहीं है ना, और आप लाइव वायर के कांटेक्ट में कब आएंगे, जब आप कूदें, ठीक है, चार दीवारी पार करने की कोशिश करें तभी तो आएंगे आप लाइव वायर। तो अगर लाइव वायर लग भी रहा है और आपको वहां जाना ही नहीं है, तो जिस रास्ते चलना नहीं उस रास्ते के मील के पत्थर क्यों गिनना भाई, आपको वहां तो जाना ही नहीं। या तो आप ये कहिए कि नहीं हमें तो कूदना है, ठीक है, हमें तो जेल से फरार होना है, या तो आप ये कहिए, तब फिर हम आपकी मांग के न्यायोचित पर विचार करें। और अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं साहब हम तो बड़े ओबीडियंट आदमी हैं तो आपको तो भागना ही नहीं है, तो वो वहां लाइव वायर लगा रहे, क्या कर रहे हैं, आपकी बैरक के बाहर लगा रहे हो ताकि आप दूसरों से बात ना कर पाओ, तो बताओ, ठीक है। लेकिन अगर वो चार दीवारी पर लगा रहे तो तुमसे मतलब क्या है। लेकिन एक चीज तय हो गई कि डीबीएम पटनायक में कोर्ट ने कुछ भी कहा कैदियों को उन्होंने क्या अधिकार दिया नहीं दिया वो कैदियों का विषय है, हमारे लिए इंटरेस्ट की बात यह है कि न्यायालय ने यह माना कि कैदियों को यह हक है कि वे फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ जो उनके सह कैदी हैं उनके साथ मिलने जुलने का हक रखते हैं, और आप सिर्फ एक फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनका संपत्ति रखने का अधिकार आदि सारे के सारे बने हुए, और आप उनमें से एक भी नहीं छीन सकते, और छीन सकते हैं तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जैसे छीनते हैं गैंगस्टर में छीन लेंगे। गैंगस्टर में उन्होंने कहा है कि किसी भी गैंगस्टर ने आपराधिक गतिविधियों के आधार पर जो संपत्ति अर्जित की है सबको जब्त करेंगे,
और ये रीजनेबल है। आपने आपराधिक गतिविधियों के आधार पर अर्जित की संपत्ति नहीं कही जा सकती, वो तो लूट है। संपत्ति का मतलब यह जो तुमने विधिपूर्ण साधनों से श्रम करके अर्जित किया है वो, ठीक है। गैंगस्टर में इस ढंग का प्रोविजन है, एनडीपीएस, ठीक है, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंस एक्ट, उसमें प्रोविजन है कि मादक द्रव्यों के व्यापार से आप जो कुछ अर्जित करेंगे सब छीना जा सकता है, सब जब्त हो सकता है। होता है नहीं होता इस पर विवाद मत करिएगा, क्या होता है उससे हमारा मतलब नहीं क्योंकि जो हो सकता है और नहीं होता वो तुम्हारे कारण नहीं होता, क्योंकि तुम ही तो सिस्टम में बैठते हो, कोई भगवान जी आकर बैठ जाते हैं। सिस्टम तो आप ही चलाते हैं। और जरा आपने मनोमन झांक कर देखिए आप सिस्टम के संचालक बनना क्यों चाहते हैं? इसीलिए ताकि चोरी कर सकें। बाकी कोई बहुत अच्छी भावनाएं नहीं है आपके मन में, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो कैदी सारे फंडामेंटल राइट रख रहा है, ये इन बातों के उदाहरण है। प्राण की स्वतंत्रता में उन्होंने कहा है, आर.एम. मलकानी है, के.आर. मलकानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें यह भी कहा कि एक जो इनोसेंट आदमी है उसका फोन टेप नहीं कर सकते आप, ठीक है, उसे गोपनीयता का अधिकार है। क्योंकि अगर मेरी बात कोई सुन रहा है, हम कोई खराब बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर मेरी कोई बात सुन रहा है तो हमारे दिमाग पर एक एडिशनल प्रेशर आ जाता है और हमको संभल कर बात करनी पड़ती है। और बात करने की स्वतंत्रता का मतलब है उन्मुक्त वार्ता, जो हम करना चाहें। आप टेलीफोन टेप नहीं करेंगे, करेंगे भी, क्योंकि प्रत्येक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो सकता है, बट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जस्ट देयर और रीजनेबल होना चाहिए। तो है कि अपराधियों के फोन टेप हो सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के ऑर्डर से, इंस्ट्रक्शन से। लेकिन विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यू कैन नॉट रिकॉर्ड द फोन ऑफ एनीबॉडी, यू कैन नॉट टेप द फोन ऑफ एनीबॉडी, ठीक है। सतवंत सिंह वर्सेस एपीओ, उसमें कहा कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, हालांकि ये बात ही मेनका गांधी में भी थी। कल एक बेवकूफ हमसे ये भी कह रहा था कि 1978 में तो मेनका गांधी डिसाइड हुआ, 1978 में तो जनता पार्टी की सरकार थी। तो हमने कहा अगर तुम इतने ही बुद्धिमान न होते, यानी तुम्हारी बुद्धि का स्तर यही ना होता, तो तुम ये सवाल ही नहीं उठाते। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कोई मुकदमा अगर 1978 में डिसाइड हुआ, इसका मतलब ही है कि वो 1977 या 1976 में दायर हुआ, ठीक है भाई। 1978 में तभी डिसाइड होगा, और 1975 और 6 में श्रीमती वही जिनका नाम तुम्हें नहीं लेना चाहिए, पापों का नाश, वो अपने पुण्यों का नाश हो जाता है, वही प्रधानमंत्री थी देश की, ठीक है। तो इतनी ही अकल तुम्हें होती तो तुम ये सवाल ही नहीं उठाते। जरा ये भी तो सोच लो कि जो 78 में डिसाइड हुआ वो दायर कब हुआ होगा, कि दायर होते ही डिसाइड हो गया? तो दायर तो वो 76 या 77 ही में हुआ होगा। हमने कहा ये विकिपीडिया खोज लो कि कब दायर हुआ, ठीक है, मिल जाएगा। आज की डेट पर सब कुछ टिप्स पर है, चाहे जो कुछ देख लो। तो प्राण की स्वतंत्रता, इसमें हर चीज शामिल है। दूसरा शब्द है दैहिक स्वतंत्रता। तो क्या दैहिक स्वतंत्रता में सिर्फ इतना शामिल है कि वो स्थिति जिसे अप्रत्य की विधि में मिथ्या कारावास कहा जाता है। कारावास का मतलब क्या हुआ? कारावास का मतलब यह हुआ कि आप इस लायक हैं कि आपको कारावासित अर्थात ऐसे स्थान पर रहने को मजबूर किया जाए। आप कारावासित हैं, यह कब कहा जाता है? रहते तो आप घर में भी हैं और रहते आप कारावास में भी हैं।
कारावास का निर्माण करने की जो सामग्री है और जो घर की निर्माण करने की सामग्री है, इसमें कोई अंतर नहीं। इसीलिए हम कहते हैं चीजें भाव से बनती हैं, चीजें कृत्य से नहीं बनती। और अगर इतनी सी बात सिर्फ समझ ली जाए तो कानून को समझना कहीं कठिन नहीं है। चीजें कृत्य से नहीं बनती, चीजें भाव से बनती हैं। ठीक है, अगर निर्माण सामग्री के दृष्टिकोण से देखें तो कारावास और घर में कोई फर्क नहीं। सरिया, ईंट, गारा, इससे घर बना है और इसी से कारावास बना है। द्वार और खिड़कियों के दृष्टि से देख लें तो भी कारावास और घर में कोई फर्क नहीं। डिजाइन में फर्क है, दरवाजे और खिड़कियों के डिजाइन में अंतर है, लेकिन दरवाजों और खिड़कियों की जो कल्पना है, संकल्पना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कारावास और घर में कोई फर्क नहीं है। रहते आप यहां भी हैं, वहां भी, यहां भी सुरक्षित रहते हैं और वहां इससे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, जितने घर पे सुरक्षित है उससे 100 गुना ज्यादा सुरक्षित कारावास में। फिर अंतर कहां है? अंतर भाव में। घर में आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, कारावास में आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। बस इतना सा ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। और इस अंतर को चूंकि पशु में अनुभव नहीं कर पाता है, इसीलिए पशु को कारावास का अनुभव नहीं है। आपको है तो कारावास का अर्थ यह हुआ आपकी स्वतंत्रता को सीमित किया गया है, आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध एक जगह पर रख दिया गया है। और मिथ्या कारावास तो आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध एक जगह रखा जाए, इसका कोई जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए, न्यायोचित कारण होना चाहिए, तब तो। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपको कारावासित किया गया है। और जब ऐसा दर्शित किया गया है कि ऐसा है किंतु वास्तव में वैसा नहीं है और आपको कारावास में रख दिया गया, तो इस दशा को मिथ्या कारावास कहा जाएगा। आपने कोई कत्ल नहीं किया, लेकिन हमने झूठा एलिगेशन आप पर लगा दिया, और जब तक वो झूठा साबित हुआ तब तक कत्ल नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण आप कारावास में ही रहे, क्योंकि बेल आपको मिली नहीं। और चलो मिली तो जाके ही तो मिलेगी, जेल जाके ही तो मिलेगी, अगर एंटीसिपेटरी नहीं मिली, और एंटीसिपेटरी सामान्यतः मिलती नहीं। तो आपको विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन उस दशा में रखा गया जिसे मिथ्या कारावास कहा जाना ठीक होगा, क्योंकि वो कारावास नहीं था, अब रख तो दिया ही गया। ठीक है, तो आपको अनुतोष क्या हासिल हो? अगर उस जिसने रखा उसे भी हम बंद कर दें उतने दिनों के लिए, तो भी आपको क्या मिला? उसे कठिनाई हुई, नो डाउट, उसे दंड मिला, नो डाउट, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन यह सिचुएशन ऐसी है जिसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम आपको कुछ दे भी नहीं सकते। हर चीज हर आदमी के हाथ में नहीं होती। यही बात कल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कही है कोर्ट से। जो प्रश्न है यह आ रहा था, कोर्ट ने सवाल किया कि अगर राज्यपाल महोदय के पास सरकार ने विधेयक भेजा है और वो ना स्वीकार करते ना स्वीकार करते और 8 साल बीत गए, तो क्या किया जाए? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने उत्तर दिया कि अगर कोई आदमी आए और ये कहे, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में हमने मुकदमा दायर कर रखा है, 7 साल हो गए हमारे मुकदमे डिसीजन नहीं, तो क्या राष्ट्रपति डिसीजन कर देना चाहिए? तब भी करना तो कोर्ट को ही चाहिए। ऐसे ही अगर ठीक राज्यपाल ने 7 साल पेंडिंग रखा, बिल नहीं दे रहे अनुमति, तो क्या कोर्ट दे देगा? संविधान में सबके काम बटे हैं, ठीक है, तो आप तो नहीं दे देंगे। हर इंस्टीट्यूशन का अपना काम है, तो हर परिस्थिति पर निर्णय कर पाना इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये स्थिति ऐसी है जिस पर अदालतों में निर्णय नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे ही मिथ्या कारावास की दशा में हम आपका क्या करें? अब आपको कैसे हम कंपनसेट करें? इसी के लिए अपकृत्य की विधि बनी कि ठीक है, जहां तक हो सके हम आपको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, और मिथ्या कारावास को अपकृत्य के रूप में डेजिग्नेट किया गया और उसके अगेंस्ट प्रतिकर की व्यवस्था की गई।
यद्यपि वो सफिशिएंट नहीं है, वे यथेष्ट नहीं है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इस नाते उसको रखा गया। तो मिथ्या कारावास और सदोष मिथ्या कारावास में जो विशेषता होती है, और या यूं कहें मिथ्या कारावास जहां सदोष परिरोध से भिन्न होता है। सदोष परिरोध इल्लीगल है और दिखता भी इल्लीगल है। मिथ्या कारावास होता इल्लीगल है, दिखता लीगल है। ठीक है, बाद में पता लगेगा ये मिथ्या था। ठीक है, प्रारंभिक तौर पर वो ठीक लगेगा, और सदोष परिरोध कभी भी ठीक नहीं लगेगा। इससे सदोष परिरोध को दंड की व्यवस्था की गई, उसे अपराध बनाया, और मिथ्या कारावास को आपका अपकृत्य बनाया। ठीक है, यही फर्क है दोनों के। तो प्राण की स्वतंत्रता का मतलब क्या सिर्फ शरीर को दीवारों के भीतर कैद कर दिए जाने से स्वतंत्रता है? तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, जहां प्राण की स्वतंत्रता प्रयुक्त हुई है उस कॉन्टेक्स्ट में पर्सनल लिबर्टी, ये दैहिक स्वतंत्रता, इस शब्द का अर्थ उन सारी स्वतंत्रताओं से जिन्हें एक स्वतंत्र व्यक्ति दूसरों के दायित्व और कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए उपयोग कर सकता है, वो सारी स्वतंत्रता है। ठीक है, और किन स्वतंत्रताओं का आप उपभोग करना चाहोगे? दूसरों के अधिकार और दायित्व का ध्यान रखते हुए आपके स्वयं के आत्मज्ञान के प्रकाश में, जिसे आप अपने लिए उचित मानोगे, उसी को। ठीक है, अगर व्यक्ति स्वतंत्र होता, हमने कल भी कहा, तो शायद वो जीवन में कभी भी नागासाकी और हिरोशिमा पर बम नहीं गिरा सकता। अगर हमसे कहा जाए, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम कहेंगे तुम हमें मार डालना है, मार डालो। क्या करोगे? नौकरी निकाल दोगे? निकाल दो। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हम नहीं गिराएंगे। ठीक है, हम गिरा ही नहीं। मेरी क्या दुश्मनी है इन लोगों से? और चलो इनसे है, ये छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, इन पे हम कैसे गिरा दें? लेकिन सैनिक नहीं सोचेगा ये, और सैनिक न सोचे इसी के लिए उसे लगातार पीछे मोड़, आगे घूम, इधर चल उधर चल करवाया जाता, ताकि वो ये महसूस करना छोड़ दे कि वो आदमी भी है, वो मशीन बन जाए। बस मशीन ऑर्डर की गुलाम है। उसे ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर देने का तरीका बटन दबाना हो सकता है, ऑर्डर देने का तरीका मुंह से बोलकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आदमी मशीन नहीं हो सकता। लेकिन आदमी मशीन हो जाए, ये व्यवस्था की जरूरत है। इसलिए आदमी को व्यवस्था के लिए मशीन बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए व्यवस्था आदमी को मशीन बनाती है। अरे पढ़ाना होता है, पढ़ाने का मतलब जो हमें आता है वो हम आप तक ट्रांसपोर्ट करें। कैसे करेंगे? इससे क्या मतलब? लेकिन बोलो नहीं, बीएड करो, ऐसे करके वो चार्ट लगाओ, पीपीटी बनाओ और आदमी को पढ़ाओ। अरे क्या तरीका है? अरे पढ़ाने का मतलब पढ़ाना है। हम बैठ कर पढ़ाएंगे, हम लेट कर पढ़ाएंगे, हम उल्टे लटक कर पढ़ाएंगे, इससे क्या लेना देना? आपको समझ में आनी चाहिए बात। लेकिन व्यवस्था हमेशा आदमी को मशीन बना देना चाहती है, और स्वतंत्र व्यक्ति का मतलब यह है, मशीन नहीं है वो आत्मज्ञान के प्रकाश में सोचता है क्या मेरे लिए ठीक है। तो कोर्ट कहता है कि प्राण की स्वतंत्रता ये मिथ्या कारावास और सदोष परिरोध से कुछ ज्यादा है। इसका मतलब मतलब मिथ्या कारावास या सदोष परिरोध की दशा से मुक्ति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने भले में दूसरों के हित और दायित्व को, दूसरों के प्रति अपने दायित्व और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए आत्मज्ञान के प्रकाश में जो कुछ अपने लिए उचित समझता है उस सबको करने का हक वो अपने प्रति रखता है, और आप उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ।
इससे लगाएंगे। और जो हमने कल चर्चा की थी, सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट ने महिला के अधिकार को मान्यता दी है। कोर्ट ने कहा बच्चे को जन्म देना न देना यह महिला का अधिकार है, यह पुरुष का अधिकार नहीं है। लेकिन यह अधिकार एक पागल महिला को नहीं मिल सकता। ठीक है, आपकी प्राण की स्वतंत्रता में यह शामिल है, नो डाउट, बट प्राण की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। वो सॉरी, प्राण की स्वतंत्रता बोल रहा है, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आपकी दैहिक स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। कैसे? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। और सुचित्रा श्रीवास्तव में रेप्ड वुमेन है, मेंटली डिस्टर्ब है, प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देना चाहती है। सरकार का कहना है कि इसे बच्चे को जन्म देने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। कोर्ट का कहना है नो, यह बात गलत है कि महिला को बच्चे के जन्म देने या न देने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। महिला को तो दी जाएगी, महिला की यह स्वतंत्रता है कि वो निर्णय ले कि बच्चे को जन्म देगी या नहीं, बट इस स्वतंत्रता पर युक्ति संगत निर्बंधन यह होता है। कैसे? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। और लॉ है मेडिको लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ठीक है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। और वो लॉ जस्ट फेयर और रीजनेबल इस कैटेगरी को संतुष्ट करता है। उसका प्रोसीजर भी, क्योंकि वहां कहता है स्त्री का जीवन बचाने के लिए, या जो इशू है भावी बच्चा है उसके जीवन को कष्टपूर्ण होने से बचाने के लिए स्त्री की इच्छा के विरुद्ध भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है, स्त्री की सम्मति से भी और स्त्री की इच्छा के विरुद्ध भी। ठीक है, यहां बच्चे का कल्याण इसमें नहीं है। हमने कल भी चर्चा की थी कि वो रेप इसका परिणाम है। उसे देखकर हमेशा उसी घटना की याद आएगी, न उसे उसकी मां अपनाएगी क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है, न परिवार अपनाएगा और न पिता अपनाएगा, कोई नहीं अपनाएगा। और इसमें स्वयं उसका कोई दोष नहीं होगा। स्टेट ज्यादा से ज्यादा लालन पालन कर सकता है और व्यक्ति को एक मानसिक सहारे की जरूरत यह भी होती है जिंदगी में। ठीक है, उस मेंटल अफेक्शन की कमी, इस पर कई फिल्में भी बनी। हमने आपसे कई बार कहा कि फिल्में भी देखेंगे तो भी ज्ञान में वृद्धि होती। सवाल ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। बॉबी, शराबी, ये सारी इसी उस पर बनी हुई, थीम पर बनी हुई फिल्में कि बच्चे को एक मेंटल अफेक्शन, उसकी भी आवश्यकता है, वो सरकार नहीं दे सकती। तो पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता, इस शब्द में सभी स्वतंत्रताएं शामिल है। और इसकी पहली बार जो बात चली किसमें चली? खड़क सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और खड़क सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जस्ट AK गोपालन के बाद डिसाइड हुआ। लेकिन फिर भी गलत बात गलत ही होती है। खड़क सिंह में कोर्ट ने बहुत ज्यादा तो नहीं बोला, लेकिन चुप रहते हुए भी बहुत कुछ बोला। क्योंकि AK गोपालन के 10 बाद खड़क सिंह डिसाइड हुआ, इसलिए कोर्ट ने यह तो नहीं कहा कि पर्सनल लिबर्टी में सारे अधिकार शामिल हैं। कहा तो उन्होंने वही कि अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं को छोड़कर शेष जितनी स्वतंत्रताएं हो सकती हैं वो सारी की सारी अनुच्छेद 21 में प्राण की स्वतंत्रता शब्द में शामिल है। कहा तो वही जो AK गोपालन ने कहा। 19 अलग है, 21 अलग है। ठीक है, लेकिन यह कहा हुआ क्या था खड़क सिंह में? खड़क सिंह हिस्ट्री शीटर थे।
और यूपी का जो पुलिस रेगुलेशन है, उस पुलिस रेगुलेशन में ये लिखा है कि हिस्ट्री शीटर्स, इनके घरों पर रात में जाकर पुलिस ये सुनिश्चित कर सकती है कि वे अपने घरों पर हैं या नहीं, और इसे सुनिश्चित करने के लिए वो दरवाजा खटखटाकर पूछ भी सकते हैं कि आप घर में हैं या नहीं। अब कोई रात में दरवाजा खटखटाएगा तो नींद तो खुलेगी। और जब आप ये कह रहे हैं कि 6 स्वतंत्रताओं को छोड़कर, ये भी चलो कह दो 6 स्वतंत्रताओं को छोड़कर बाकी सब शामिल हैं, तो सोने की स्वतंत्रता, आराम से सोने की स्वतंत्रता, ये तो शामिल हो गई, ये 6 स्वतंत्रताओं में तो नहीं है। तो यही कहा गया कि साहब ये तो हमारे घर आते हैं, रात में हमारी नींद खराब करते हैं। और जब हम कहीं जाते, हिस्ट्री शीटर्स के बारे में पुलिस रेगुलेशन में यह भी लिखा था कि जब वो कहीं जाएगा तो पुलिस छुपकर भी उसका पीछा कर सकती है, और साथ ही उस हिस्ट्री शीटर को यह बताना पड़ेगा वो कहां जा रहा है, और जहां जा रहा है वहां के पुलिस ऑफिसर्स को यह बताना पड़ेगा कि हम यहां आए, और जितने दिन वो वहां रहेगा उतने दिन थाने पर जाकर अपनी हाजिरी अंकित करवाएगा। तो कोर्ट में कहा गया कि जब हम बाहर आ गए, अपराधों का दंड हमने भुगत लिया, तो फिर हमारी स्वतंत्रताओं पर यह प्रतिबंध क्यों? तो कोर्ट ने ए.के. गोपालन के व्यू के रहते हुए इसको मान्यता दी और कहा कि ये ठीक है, 6 स्वतंत्रताएं अलग भी निकाल लो तो भी अन्य स्वतंत्रताएं तो शामिल ही हैं दैहिक स्वतंत्रता में। और सुखपूर्ण नींद, यानी मिनिमम राइट टू प्राइवेसी, अकेले रहने की स्वतंत्रता, ये तो उसमें है ही। इसलिए पुलिस रात में उसके घर पर जाकर दरवाजा खटखटा नहीं सकती, क्योंकि ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है, क्योंकि ये युक्ति संगत प्रोसीजर नहीं है। या तो आप कहो कि हम कानून के मुताबिक कर रहे हैं, और वो कानून जस्ट फेयर और रीजनेबल है, ऐसा है नहीं। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं मानी खड़क सिंह में। खड़क सिंह ने यह भी कहा ये तो मेरा पीछा करते हैं, और जो हमारा पीछा करते हैं तो हम जितनी जहां जाना चाहते, क्योंकि मेंटल प्रेशर आ जाता है, सीधी बात है। अगर आपका कोई पीछा करने लगे तो आप उस स्वतंत्रता से नहीं चल सकते जो स्वतंत्रता से आप चल रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं है, यहां पर दैहिक स्वतंत्रता का संदर्भ में अर्थ लिया जाएगा, और यहां फिजिकल यानी भौतिक तौर पर आपको कहीं जाने से यह बाधित नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही मतलब है। यह नहीं कि मानसिक तौर पर आप अनुभव करो तो करो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे मतलब की है कि दैहिक स्वतंत्रता में मिथ्या कारावास या सदोष परिरोध से ज्यादा की स्थितियां शामिल हैं। यह बात कोर्ट ने पहली बार खड़क सिंह में भी मानी। यद्यपि जस्टिस सुब्बा राव, जिनकी माइनॉरिटी ओपिनियन थी, उन्होंने ये नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, ए.के. गोपालन डिसाइड होने के बाद भी कि अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं को छोड़कर 6 स्वतंत्रताएं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल हैं। उन्होंने ये कहा नहीं, वे 6 स्वतंत्रताएं भी इसमें शामिल हैं, और अगर आप किसी की दैहिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना चाहते हो और बाई चांस वो कानून 19 की स्वतंत्रता का वायलेशन भी कर रहा है, तो उसे आपका जस्ट फेयर और रीजनेबल भी होना चाहिए, और 19 के मुताबिक भी युक्ति संगत निर्बंधन अधिरोपित करने वाला यह होना चाहिए। और जस्टिस सुब्बा राव का जो माइनॉरिटी ओपिनियन है, ठीक है, खड़क सिंह में, वही सुचित्रा श्रीवास्तव में मेजॉरिटी ओपिनियन 2009 में, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा कि जस्ट फेयर और रीजनेबल ये स्टेट का इंटरेस्ट है, ये लोकहित है, कि उस बच्चे के हित में इन्हें बच्चे को जन्म देने की स्वतंत्रता ऐसी महिला को न दी जाए, सबको दी जाए, ठीक है। तो ये आपका अब सवाल आता है कि विधि होनी चाहिए, ठीक है, विधि होनी चाहिए, विधि की प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। तो विधि किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही लग गया। अधिनियमित पहली उसकी जरूरत है, मिनिमम, लेकिन ये एकमात्र जरूरत नहीं है, लेकिन एक जरूरत ये भी,
और अधिनियमित का मतलब क्या हुआ? लेजिस्लेचर के द्वारा। तो क्या लेजिस्लेचर के द्वारा निर्मित विधि ही अनुच्छेद 21 में विधि शब्द, ठीक है, से इंगित करना ये फ्रेमर्स का आशय नहीं। उन्होंने कहा कानून, यहां जो ये शब्द उपयोग हुआ उसका मतलब है कानून जितने प्रारूपों में मिलता है, जितने भी फॉर्म में कानून मिलता है, वो सारे प्रारूप कानून के, ठीक है, अनुच्छेद 21 में विधि और उसकी प्रक्रिया इन शब्दों में शामिल है। अर्थात कानून जितने प्रारूपों में मिलता है उनमें से किसी प्रारूप का इस्तेमाल करके व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, बशर्ते वो विधि या कानून का वह प्रारूप, ठीक है, कैसा हो, जस्ट फेयर और रीजनेबल हो, और वो प्रारूप एक प्रक्रिया भी देता हो, और वो प्रक्रिया स्वयं में मेनका गांधी में स्थापित आदर्शों के अनुकूल हो, अर्थात वो जस्ट फेयर और रीजनेबल हो। अगर ऐसा है तो विधि का प्रत्येक प्रारूप अनुच्छेद 21 में विधि शब्द के अंतर्गत समाविष्ट माना जाएगा। और विधि शब्द की जो डेफिनेशन दी, इसे देने का पहला अवसर न्यायालय के समक्ष कब आया? उच्चतम न्यायालय के समक्ष A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह सवाल उठा कि विधि और उसकी स्थापित प्रक्रिया, इससे किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव द्वारा जारी अध्यादेश जो राज्यपाल द्वारा 213, शायद 213 अनुच्छेद में जारी होते हैं, और राष्ट्रपति 123 उसमें जारी करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव द्वारा जारी अध्यादेश क्या विधि शब्द इस डेफिनेशन में आएंगे? अनुच्छेद 21 में जो विधि शब्द का उपयोग हुआ, इस डेफिनेशन में क्या ये अध्यादेश शब्द ये आएगा? ये सवाल उठा। तो A.K. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पहली बार कोर्ट ने कहा कि विधि का प्रत्येक प्रारूप ये इसमें आएगा, अर्थात विधि का कोई प्रारूप हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस ही क्यों ना हो, अध्यादेश ही क्यों ना हो, यदि वो स्वयं में संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और एक युक्ति संगत प्रक्रिया ये दे रहा है, तो उसके मुताबिक भी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। क्यों? इसलिए उन्होंने कहा कि स्वयं संविधान हर स्थान पर अध्यादेश को अधिनियमित विधि के बराबर का दर्जा दे रहा है, ठीक है, तो स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही अनुच्छेद 21 है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि बोले सिर पे डंडा मारो तो भाई हमें खराब लगे, लेकिन पीठ पे मारो तो कोई बात नहीं। अरे भाई, चाहे पीठ पे लगे चाहे सिर पे लगे, लग तो तुम्हारे ही रहा। और अगर तुम ये कह रहे हो कि नहीं पीठ पर डंडा मारने से हमें कोई दिक्कत है, तो तुम मूर्ख हो, पागल हो। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 21 में वर्णित मर्यादा का पालन होना चाहिए, तो उसमें अन्य जगहों पर जो लिखा है उसका भी तो पालन होना चाहिए। और जो कुछ अन्य जगहों पर लिखा है वो ये कहता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड इनेक्टेड लॉ। और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर भी इस मर्यादा को अधिरोपित किया। अनुच्छेद 145 है, हाँ 145 है, जिसमें उच्चतम न्यायालय अपनी प्रक्रिया के नियम बना सकता है। सर्विस कंडीशंस अपने कर्मचारियों की ये तय कर सकते हैं, ठीक है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, राष्ट्रपति है पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें। और यही स्थिति अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय की है।
तो उन्होंने कहा ये जो नियम बनेंगे इन्हें भी विधि माना जाएगा, क्योंकि ये भी विधि के स्वरूप के हैं। विधि क्या? जो मानव के आचरण को रेगुलराइज करे। विधि की सबसे सिंपल परिभाषा है जो मानव के आचरण को विनियमित करे। ठीक है, आप ऐसा करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे, इसमें मतलब आपके आचरण को रेगुलराइज कर रहे हैं ना। तो कानून की सबसे सिंपल परिभाषा यह होती है कि द रूल विच इज गोइंग टू रेगुलराइज द कंडक्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो इस डेफिनेशन में देखें तो 145 और 225 में बने हुए नियम जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए जाएंगे, वे भी विधि की परिभाषा में आते हैं और उनके माध्यम से भी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। शर्त वही कि वे स्वयं विधि की परिभाषा को संतुष्ट करें और साथ ही उनके द्वारा किसी प्रक्रिया का अधिनियमन किया जाए और वो प्रक्रिया मेनका गांधी में वर्णित प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ उसको संतुष्ट करें। यही स्थिति तब आई जब विशेषाधिकार इसके हनन के लिए, आपको मालूम है हाउस का विशेषाधिकार होता है, पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का, और वे अपने विशेषाधिकार के हनन के लिए दंडित कर सकते हैं। उन्हें न्यायालय की जरूरत नहीं है, न्यायालय नहीं दंडित करेगा, वो खुद करेंगे। इसी पर प्रसिद्ध मामला केशव सिंह का था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो विशेषाधिकार अगर किसी ने हनन किया है, ऐसा आरोप आप किसी पर लगा रहे हो और विशेषाधिकार हनन के लिए उसे दंडित करना चाहते हो, तो प्रक्रिया और विशेषाधिकार जो आप बता रहे हो, ठीक है, उसे युक्ति संगत तौर पर विशेषाधिकार माना जा सके, यह होना चाहिए। और साथ ही विशेषाधिकार को के उल्लंघन के लिए दंडित करने का जो मामला है उसके लिए किसी प्रक्रिया का अधिनियमन आपको करना चाहिए और वो प्रक्रिया मेनका गांधी में वर्णित जस्ट, फेयर और रीजनेबल इन मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर आप देख रहे, ठीक है, जिंदगी का क्या अर्थ है अनुच्छेद 21 में, दैहिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, विधि का क्या अर्थ है, और अब बची बात विधि की प्रक्रिया की, उस पर कल बात कर लेंगे। और फिर मेनका गांधी का इंपैक्ट क्या हुआ देश और दुनिया पर, यह देखेंगे, इस पर कल बात करेंगे, देखेंगे।